नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। लेकिन दोस्तों उससे पहले करेंगे एक रिक्वेस्ट, दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की सबसे पहली खबर है, मुकेश सहनी और मांझी का आरोप, लालू ने किया फोन, एनडीए सरकार गिराने का दिया प्रलोभन। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर राज्य की नवगठित एनडीए सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लग रहा है। बीजेपी नेता सुशील मोदी के बाद अब वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी लालू पर विधायकों को फोन करके सरकार गिराने का और प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। बिहार की एनडीए सरकार में ये दोनों शामिल हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि लालू यादव ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, हालांकि मैंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि लालू ने मेरे विधायकों को भी प्रलोभन दिया था। मांझी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। हम अध्यक्ष ने कहा कि लालू यादव रांची जेल में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, यह एक गलत परंपरा है और हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। जेल से फोन का इस्तेमाल करने पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जेल में रहते मोबाइल से बात कर उन पर सरकार गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने जनहित याचिका दायर की है। भाजपा नेता अनुरंजन अशोक की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद जेल में रहते मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जेल मैनुअल का उल्लंघन है। जेल प्रशासन और सरकार उन्हें यह सुविधा किस नियम के तहत उपलब्ध करा रही है, इसकी जांच कराने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता हैं और लगातार 2 साल से रिम्स के पेइंग वार्ड और रिम्स के निदेशक के बंगले में अपना इलाज करा रहे हैं। इस दौरान उन्हें सेवादार सहित अन्य सुविधा मिली है जो राज्य सरकार और जेल अधिकारियों को मिली भगत के बिना संभव नहीं है। बता दें कि बिहार के भाजपा नेता सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव अपने सेवादार के मोबाइल से एनडीए विधायक को सत्ता का लोभ दे रहे हैं और नीतीश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है, इससे पहले भी हाई कोर्ट के कई आदेश हैं जिसमें रिम्स के कॉटेज राजनीतिक कैदियों द्वारा गाह बनाए जाने पर संज्ञान लिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि अगर किसी राजनीतिक कैदी को कोई तरह की बीमारी है तो उसे इलाज के लिए जेल में ही अस्थायी व्यवस्था की जा सकती है। उस दिनों रिम्स के कॉटेज में रहने वाले कई राजनीतिक कैदियों को हाई कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया था। राज्यपाल का अभिभाषण संपन्न, बोले मुझे विश्वास है सरकार विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगी। बिहार विधानमंडल में संयुक्त सत्र को राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण संपन्न हुआ। विधानमंडल में विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हमारे यहाँ शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए। राज्य की जनता ने विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए सरकार का स्वरूप तय कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार समावेशी विकास के पक्ष पर चलते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगी। राज्यपाल ने करीब 14 मिनट भाषण दिया। हालांकि अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा भी किया। औरंगाबाद में निगरानी टीम ने 35,000 रुपए घूस लेते बीसीओ को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बिहार और औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अंकेश पासवान को निगरानी की टीम ने 35,000 घूस लेते बीसीओ को रंगे हाथे गिरफ्तार कर लिया है। इस महीने व्यापार मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार ने पैसे के भुगतान के लिए अवैध राशि मांगे जाने की बीसीओ के खिलाफ निगरानी में शिकायतें दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद निगरानी मामले का सत्यापन किया गया और टीम गठित की और गुरुवार को व्यापार मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार 35,000 रुपए लेकर प्रखंड सहकारिता कार्यालय पहुंचे। यहां पैसे देने के साथ ही बीसीओ को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद निगरानी विभाग की टीम प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को लेकर अपने साथ चली गई। बताया जाता है कि करीब 10 लाख रुपए का भुगतान काफी समय से लंबित था।
ट्रांसपोर्टिंग और अन्य भुगतान के बदले प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी। इधर जिला प्रशासन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय निगरानी समिति एवं धावा दल का गठन करते हुए नियंत्रण कक्ष नंबर जारी किए गए थे, जिन पर प्राप्त शिकायतों पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा अंकेश पासवान प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ओबरा को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को अग्रतर कार्रवाई हेतु पटना ले जाया गया एवं उन पर प्रपत्र कर गठित कर विभागीय कार्रवाई की प्रारंभ की जा रही है। ट्विटर ने लालू प्रसाद यादव पर किए सुशील मोदी के ट्वीट को हटाया, मोबाइल नंबर किया था सार्वजनिक। बीते दिनों लालू प्रसाद यादव से संबंधित किए गए सुशील मोदी ट्वीट को ट्विटर ने डिलीट कर दिया है। इस ट्वीट में पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर रांची के जेल से अपने बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर विधायकों को फोन पर प्रलोभन देने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही मोदी के ट्वीट पर एक नंबर सार्वजनिक भी किया गया था। भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मोबाइल नंबर शेयर करते हुए रांची की जेल में सजा काट रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह फोन पर एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू एनडीए विधायकों को मंत्री बनाने तक का ऑफर दे रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस आरोप के अगले दिन एक बातचीत का ऑडियो भी जारी किया था। इसमें उन्होंने दावा किया कि लालू यादव जेल से भागलपुर जिले के पीरपैती सीट से भाजपा विधायक लल्लन पासवान को फोन किया और उन्हें मंत्री का लालच दिया। सुशील मोदी की ओर से ऑडियो जारी किया गया, उसमें लालू प्रसाद यादव की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि आवाज लालू प्रसाद यादव की है या नहीं, यह ऑडियो सही है या नहीं, इसका पुष्टि बिहारी रिपोर्टर नहीं करता। बिहार के रेलवे इंजीनियर के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, मिले 76 लाख रुपए कैश। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई के तहत बुधवार को सीबीआई ने पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में तैनात चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रवीश कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की। आय से 183% अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की गई है। पटना स्थित आवास और ससुराल के अलावा इंजीनियर के बिहार शरीफ स्थित पैतृक घर को भी खंगाला गया। तलाशी में 76 लाख रुपए नगद के अलावा जमीन मकान के 15 कागजात हाथ लगे हैं। करीबन 50 लाख के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद होने की खबर है। पटना के कुम्हार स्थित संदलपुर अलकारीपुर के घर और पत्रकार नगर स्थित ससुराल के करीब 76 लाख रुपए मिले हैं। इनके ससुर लेबर कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हैं। उनके यहाँ से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। सीबीआई जमीन और मकान समेत निवेश के 15 दस्तावेज मिले हैं। बिहार शरीफ के आशा नगर स्थित पैतृक घर की तलाशी खबर लिखे जाने तक जारी थी। हाजीपुर खगोल में कई प्लाट छापेमारी में इंजीनियर रवीश कुमार के 2 फ्लैट और कई प्लॉट का पता चला है। पटना के राजा बाजार के अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा में फ्लैट है, वही सोनपुर और खगोल में कई प्लॉट मिले हैं। बुधवार देर रात तक सीबीआई की कार्रवाई जारी थी। इस काम में कई टीमों को लगाया गया था। फोन कॉल केस में फंसे लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें जो है बढ़ गईं। डायरेक्टर के बंगले में रिम्स के पेइंग पॉइंट में शिफ्ट किए गए। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से रांची स्थित रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। रांचा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव फिलहाल रिम्स निदेशक के बंगले में रह रहे थे। कोरोना महामारी के समय उन्हें अस्पताल से उनके बंगले में शिफ्ट किया गया था। रिम्स प्रशासन ने लालू को पेइंग वार्ड में शिफ्ट करने के संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। जेल में रहते हुए फोन का इस्तेमाल करने का मामला तूल पकड़ने के बाद यह कार्रवाई की गई। सुशील मोदी, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने लगातार आरोप लगाया कि उन्हें कॉल पर बिहार के एनडीए सरकार को गिराने के लिए प्रलोभन दिए गए थे। इस मामले में रांची हाई कोर्ट ने गुरुवार को पीआईएल दाखिल किया गया। दूसरी तरफ डीसी ने जेल प्रशासन से इस मामले में जवाब भी मांगा। डीसी ने बिरसा मुंडा कारा के जेल अधीक्षक को पत्र भेजकर कहा कि जेल मैनुअल का क्यों नहीं पालन हो रहा है।
24 घंटे के अंदर अधीक्षक से रिपोर्ट देने को कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को पत्रकार से बातचीत करने के दौरान कहा कि लालू यादव उनसे बात करने की कोशिश किए थे, हालांकि मैंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि लालू ने मेरे विधायकों को प्रलोभन यानी कि लाभ भी दिया था। मांझी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है और हम अध्यक्ष ने कहा कि लालू यादव रांची जेल में बैठकर राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यह एक गलत परंपरा है और हमारी मांग है कि इसे पूरे प्रकरण की जांच की जाए। बिहार में 7 निश्चय के तहत गांव में सोलर स्ट्रीट लगाने का होगा सर्वे। बिहार में नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय 2 में लिए गए निर्णय में आलोक में राज्य के सभी गांवों की गलियों में सोलर स्ट्रीट लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। नोडल विभाग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इसके लिए सर्वे करने का निर्णय लिया है। इस काम में सरकार के दूसरे विभागों की भी मदद ली जा सकती है। चुनावी मैदान में जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 की घोषणा की थी। इनमें राज्य के हर गांव में सोलर स्ट्रीट लगाना भी शामिल था। सरकार गठन के बाद अब इस घोषणा पर अमल की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि इस योजना का औपचारिक उद्घाटन सरकार के स्तर पर ही होगा, लेकिन योजना का क्रियान्वयन कैसे हो इसके लिए सर्वे जरूरी है। गांवों और टोलों की संख्या तो है, पर इन गांवों में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट की जरूरत है इसका आकलन करना जरूरी है। सर्वे में ब्रेंडा इसी कार्य को अंजाम देगा। अधिकारियों के अनुसार सर्वे में देखा जाएगा कि गांव में कितने सोलर स्ट्रीट लगाने की आवश्यकता है, घनी व कम आबादी वाले इलाकों में किस तरह के बल्ब की जरूरत होगी, कितने पोल लगेंगे यह भी देखा जाएगा। सीधी सड़कों पर पोल की दूरी तय होती है, लेकिन गांव में आड़ी तिरछी गलियों में यह मानक काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर तय दूरी पोल में गाड़े गए तो फिर पर्याप्त मात्रा में गलियों में रोशनी नहीं पहुंचेगी। इसी के आधार पर सर्वे में देखा जाएगा कि वास्तविकता के तय मानक में कितने अधिक लाइट की जरूरत है। लुढ़कते पारे के साथ कोरोना और खतरनाक, संक्रमण से पेशेंट के ठीक होने की मियाद बढ़ी। जैसे जैसे दिन रात का पहाड़ लुढ़कता जा रहा है, जिले में कोरोना वायरस और खतरनाक होता जा रहा है। ठंड बढ़ने के साथ कोरोना से ठीक होने वाले दिनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जून जुलाई में कोरोना के मरीज जहां 10 से 12 दिन में ठीक हो रहे थे, आजकल 16 से 17 दिनों में ठीक हो रहे हैं। करीब आधा दर्जन मामले में तो कोरोना मरीजों में संक्रमण की पुष्टि 23 दिनों से लेकर 77 दिनों तक हुई। कोरोना संक्रमित में संक्रमण होने के लिए दिनों में वृद्धि को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर चिंतित हैं। ज्यादा दिन तक कोरोना संक्रमण रहने से जहां अस्पतालों में कोरोना की मरीजों में भीड़ बढ़ेगी, वही मरीजों को दी जाने वाली दवा की संख्या बढ़ेगी। कोरोना समर्पित मायागंज अस्पताल के नोडल प्रभारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा कहते हैं कि बदलते मौसम के कारण कोरोना वायरस में बदलाव यानी कि म्यूटेशन हो रहा है। सर्दी के मौसम में और कोरोना वायरस खतरनाक बन रहा है। दिन रात तापमान में आ रही कमी के कारण कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले दिनों की संख्या बढ़ी है। इसके कारण मरीजों को दवा की डोज ज्यादा देनी पड़ रही है। कोरोना वायरस के म्यूटेशन के कारण ही नवंबर माह में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। कोरोना की दूसरी लहर से सहमे व्यापारी, अब तक 100 करोड़ रुपए व्यापारिक ऑर्डर रद्द। कोरोना काल में भागलपुर के बुनकरों को दूसरी बार झटका लगा है। एक बार फिर उनके तैयार माल के ऑर्डर रद्द हो गए हैं। इससे पूर्व मार्च में लगे लॉकडाउन के कारण करोड़ों का माल ठप हो गया था। अब दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि जगहों पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापारियों ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। बुनकरों के अनुसार लगभग 100 करोड़ का माल तैयार था। इसमें साड़ियां, सूट, मोदी बंडी आदि शामिल थे। नाथ नगर के बुनकर शोएब अंसारी ने बताया कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात से उन्हें 1 माह पहले ऑर्डर मिले थे। अब कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला देकर व्यापारियों ने माल लेने से मना कर दिया है। उनकी काफी पूंजी कपड़ों में फंस गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान सितंबर तक बुनकरों की स्थिति काफी खराब थी। दुर्गा पूजा व दीपावली में कमाई अच्छी रही। अब फिर कोरोना के कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत अच्छा खबर यानी कि गुड न्यूज, कोसी और सीमांचल के धान से तैयार चावल का स्वाद अब विदेश में भी लोग चखेंगे। बिहार में कोसी और सीमांचल के धान से तैयार चावल की खुशबू विदेश में बिखरेंगी। विदेश में रहने वाले लोगों को कोसी सीमांचल इलाके की खेती में उपजाए गए धान से तैयार चावल खाने को मिलेंगे। कोसी और सीमांचल का धान विभिन्न रेल रैंक पॉइंटों के जरिए आंध्र प्रदेश और वहां
किया गया तैयार चावल विदेश पहुंचेगा। कोसी और सीमांचल क्षेत्र के विभिन्न रेल रैक पॉइंट से धान भरे बोरे को मालगाड़ी के वैगन में लादकर आंध्र प्रदेश ले जाया जाता है। वहां पर मिलिंग व पैकेटिंग कर चावल तैयार करते हैं और विदेश भेजा जाता है। सूत्रों की माने तो अमेरिका, इंग्लैंड सहित अन्य जगहों पर इंडियन शॉप होती हैं जहां भारतीय सामग्रियां मिलती हैं। उन दुकानों में पैकेट बंद चावलों की बिक्री की जाती है। समस्तीपुर मंडल के डीसीएम प्रसन्न कुमार ने कहा कि रेल रैक पॉइंट से रेलगाड़ियों और मालगाड़ियों में लोड कर धान आंध्र प्रदेश ले जाया जाता है। वहां चावल तैयार कर भारत के अलावा विदेशों को भी भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर मंडल के सोनवर्षा, कचहरी, सरसी और चकिया रेल पॉइंट से अब तक 4.5 रैंक धान गाड़ी से आंध्र प्रदेश भेजा जा चुका है। 6 और 8 नवंबर को आधा आधा रैक यानी कि 21-21 वैगन में धान आंध्र प्रदेश के समालकोटा भेजा गया। 19 और 24 नवंबर को एक रैंक यानी कि 42 वैगन धान आंध्र प्रदेश के समालकोटा भेजा गया। पूर्णिया जिले के सरसी रैंक पॉइंट से 1 रैंक धान आंध्र प्रदेश के विकाबुली भेजा गया और चकिया से आधा रैंक मक्का आंध्र प्रदेश के समलाकोटा भेजा गया। अच्छी खबर है दोस्तों, एकदम बहुत ही बेटर खबर। दिसंबर से एक बार रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगी सहरसा सियालदह हाटे बाजार एक्सप्रेस। आज हम आपको बताएंगे इसका शेड्यूल। ट्रेन यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, साथ ही बड़ी राहत। हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 3 दिसंबर से होगा। सहरसा से सियालदह के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें एक ट्रेन जिले के मानसी रेलवे स्टेशन होकर पूर्व की तरह सहरसा तक पहुंचेगी। दूसरी हाटे बाजार स्पेशल ट्रेन कटिहार व पूर्णिया होते हुए सहरसा रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। इन ट्रेनों के चलने से खगड़िया सहित कोसी क्षेत्र के रेल यात्रियों को बंगाल आना जाना आसान हो जाएगा। बता दें कि कोरोना के कारण लॉकडाउन में इस ट्रेन का परिचालन एहतियातन बंद कर दिया गया था। धीरे धीरे बंगाल के लिए भी ट्रेन परिचालन सुचारू हो रहा है। हालांकि अभी सभी स्पेशल ट्रेन के रूप में ही इसे चलाया जाएगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 03164 और 03163 हाटे बाजार स्पेशल ट्रेन सहरसा सियालदह वाया मानसी होकर 3 दिसंबर से सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को चलेगी। यह ट्रेन सहरसा से खुलकर मानसी रेलवे स्टेशन शाम 4 बजे पहुंचेगी। वहीं दूसरी 03170 व 03169 हाटे बाजार सहरसा सियालदह वाया पूर्णिया होकर 2 दिसंबर से चलेंगी। यह ट्रेनें सप्ताह में 2 दिन यानी कि बुधवार व शुक्रवार को चलेंगी। इधर मानसी स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार मंडल ने बताया कि परिचालन को लेकर विभागीय तैयारी शुरू कर दी गई है। CSBC बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2020 बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख तय कर दी है। यह परीक्षाएं 14 और 21 मार्च को आयोजित की जाएंगी। यानी कि बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है बिहार स्टूडेंट के लिए। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन पहले ही 13 नवंबर से चल रहा है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर तक है। आपको बता दें कि पुलिस में सिपाही के 8415 पदों पर बहाली के लिए यह प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। चयन पार्षद इसके लिए लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर रही है। यदि सेंटर उपलब्ध होता है तो अगले वर्ष 14 और 21 मार्च को परीक्षा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय चयन पर्षद के माध्यम से सिपाही और समकक्ष कई पदों पर बहाली की जा रही है। लिखित और शारीरिक परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। 16 दिसंबर को वनरक्षी के 484 पदों के लिए 2 पालियों में लिखित परीक्षा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा चालक सिपाही के 1722 पदों के लिए 3 जनवरी 2021 को और होमगार्ड सिपाही के लिए 551 पदों के लिए अगले वर्ष 24 जनवरी को लिखित परीक्षा होनी है। वहीं पुलिस में सिपाही के लिए 11,880 पदों समेत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी है। होमगार्ड में सिपाही चालक के 98 पदों के लिए 27 एवं 28 नवंबर को शारीरिक परीक्षा होनी है। इसके बाद बाकी पदों के लिए परीक्षा होगी। भारतीय सेना को इजराइल, अमेरिका से मिलने वाले हैं ड्रोन्स। चीन सीमा पर पैनी होगी नजर। समता को विस्तार देने के प्रयास के तहत भारतीय सेना को जल्द ही इजरायली हेरोन और अमेरिकी मिनी ड्रोन्स मिलने वाले हैं। इनके जरिए चीन से लगती सीमा और पूर्वी लद्दाख में सर्विलांस को मजबूत किया जाएगा।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि हेरोन सर्विलांस ड्रोन के लिए अधिग्रहण सौदा अंतिम चरण में है और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। हेरोन ड्रोन्स को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जाएगा। यह भारतीय सुरक्षा बलों के बेड़े में शामिल ड्रोन से अधिक एडवांस है। और भी हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। इन ड्रोन्स का अधिग्रहण नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से सुरक्षा बलों को दिए गए इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। इसके तहत युद्ध क्षमता में विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए तक के इक्विपमेंट और सिस्टम खरीदे जा सकते हैं। चीन से तनाव के बीच सरकार ने यह मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक दूसरे छोटे या मिनी ड्रोन्स अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें बटालियन स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। हाथ से संचालित होने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल विशेष क्षेत्र पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। भारतीय नेवी ने हाल ही में अमेरिकी नेवी से 2 हाईटेक ड्रोन लीज पर भी लिए हैं। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर खट्टर और कैप्टन में छिड़ी ट्विटर वॉर। अगर एमएसपी पर कोई दिक्कत होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नए कृषि कानून पर मचे घमासान के बवाल के बीच गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गया है। आज जब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों को रोकने के लिए भाजपा नीत हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खिलाफ बल प्रयोग करना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। इसके बाद हरियाणा के सीएम खट्टर ने पलटवार करते हुए कहा कि एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि कैप्टन अमरिंदर जी, मैंने पहले ही कहा है और मैं इसे फिर से कह रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी पर कोई परेशानी होगी। इसलिए कृपया निर्दोष कुछ किसानों को उकसाने को कोशिश बंद करें। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।